अस्सलामुअलैकुम। हम लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। मैनेजमेंट का पोर्शन हमने पिछली वीडियोस में कर लिया, उसके बाद हमने फाइनेंस से स्टार्ट किया। नाउ इज द टाइम हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पोर्शन स्टार्ट करें। हम लोग सिलेबस वाइज चल रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस पर आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको टॉपिक पे लेके जाऊं, सबसे पहले हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। आपने अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिससे आराम से डेफिनेशन वगैरह याद नहीं होती, वो प्लीज ये चीज याद रखे, AT AC फेयरनेस, लेबर रिलेशंस और हेल्थ एंड सेफ्टी। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब ए क्या है? इधर ए का मतलब है अक्वायर करना। अक्वायर में आपकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वगैरह आ जाती है। उसके बाद टी का मतलब है ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग क्या है सब हम लोग डिटेल में बात करें, सब पे पूरे पूरे चैप्टर हैं। थर्ड है ए अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना। सी है कॉम्पनसेशन। तो जब भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात आए, बोले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजल, कॉम्पनसेशन, लेबर फेयरनेस, लेबर रिलेशंस एंड हेल्थ एंड सेफ्टी। ये सारी चीजें हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये पूरा निचोड़ जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट बताया है, तो ये आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसी चीज पे आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स, आप पूरी अगर कॉर्पोरेट है तो इन्हीं चीजों पे डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट भी बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के आपके पास स्पेशलिस्ट भी मिलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में इसी चीज की जॉब भी आती हैं। अगर बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सारी चीजें आपके पास एक मैनेजर भी कर सकता है, और अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इन सारी चीजों के डिफरेंट मैनेजर्स भी होते हैं। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एट वर्क। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमने बात की। अब यहां पे जो भी ह्यूमन रिसोर्स हम लोग वर्ड से बता रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग वो कर रहे हैं, प्रॉपर उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहा जाता है। द इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल टू अचीव बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स द मेजर द बेसिक एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा एसेट आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है। हमने क्या करना है, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमने अचीव करने हैं। साथ साथ आपने ह्यूमन रिसोर्स के अपने इंडिविजुअल गोल्स पे भी काम करना है, जैसे उसे ट्रेन करना, उसे डेवलप करना, उनकी करियर ओरिएंटेशन का ख्याल रखना, उनके अपने जो गोल्स होते हैं, मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं ये करूंगा, तो आपने उनकी कॉम्पनसेशन अकॉर्डिंगली करनी है, उनके बेनिफिट्स अकॉर्डिंगली देखना है। तो उनके पर्सनल गोल्स को भी देखना है, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी देखना है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अगर आप लेके चलेंगे तो आपके एम्प्लॉयज टाइम टू टाइम टर्नओवर रेशियो आपका बढ़ता रहेगा, लोग छोड़ छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस पे जाते रहेंगे। सेकंड पॉइंट, द इफेक्टिव रिक्रूटमेंट, जो हम बात करते हैं सिलेक्शन, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में जिसको फर्क नहीं पता, जिसका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड नहीं है, रिक्रूटमेंट होता है बेसिकली आप पूल्स ऑफ कैंडिडेट जमा करते हो। से फॉर एग्जांपल मैंने ऑनलाइन कहीं पे एडवर्टाइजमेंट दे दी, या फिर मैंने अखबार में कहीं एडवर्टाइजमेंट दे दी, तो आपके पास डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस आपके पास रिसीव होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये क्या, आपके पास पूल ऑफ कैंडिडेट्स इकट्ठा करने से बोलते हैं रिक्रूटमेंट। उसके बाद आप क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। अब तो एआई के टूल्स है, वो ऑटोमेटिकली स्क्रीनिंग कर देता है। तो उसके बाद जब आप उसमें प्रॉपर प्रोसेस से होके, इंटरव्यू से गुजर के जिनसे आप सिलेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में ये फर्क है। ओके, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट पीपल। वो सारी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस वो जो लोगों से रिलेटेड होती है। और ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, स्क्रीनिंग किस तरह होगी, उनको ट्रेन किस तरह किया जाएगा। ट्रेन का मतलब इसमें ट्रेनिंग में भी आ जाता है आपके पास, एक तो टाइम टू टाइम नई नई सॉफ्टवेयर चेंजेस आ रही हैं, तो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आती है, तो उस पर ट्रेन करना होता है। या फिर आपके पास न्यू एम्प्लॉयज आते हैं, उनको ट्रेन करना देते हैं, उनको हम लोग ओरिएंटेशन सेशंस देते हैं। या फिर उसके बाद आपके पास जब हम लोग अप्रेजल करते हैं, किसी एम्प्लॉयज में कमी हमें नजर आती है, तो उसको हम लोग ट्रेन करवाते हैं। तो ट्रेनिंग भी पूरा हमारे पास एक प्रोसेस और पूरा डिपार्टमेंट होता है हमारे पास। रिवॉर्डिंग और अप्रेजिंग, ये सारी चीजें हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती हैं।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एट वर्क ऑर्गेनाइजेशन, आसान अल्फाजों में जब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम करें, टीम्स बन के काम करें किसी एक गोल या आपके पास किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे हम लोग देख देते हैं, people with formally assigned roles who work together to achieve the organizational goal। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए जो काम कर रहे होते हैं मिलके, उसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मैनेजर वो इंसान होता है, जो कि आपसे काम लेता है और जो उसके गोल्स है उसको अचीव करवाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली मैनेजर होता है जो कि काम ले रहा होता है ह्यूमन रिसोर्स से। द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर अकॉम्प्लिशमेंट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हु डज सो बाय मैनेजिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल। इंसानों से क्या करता है, उनके एफर्ट्स से उनके स्किल्स को यूज करते हैं, उनके एफर्ट्स को यूज करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कंप्लीट करता है। ही और शी इज नोन एज मैनेजर। मैनेजमेंट प्रोसेस, हमने मैनेजमेंट में देखा, हमने 4 चीजें देखी थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप होता है जिसे बोलते हैं स्टाफिंग। ओके, प्लानिंग बहुत डिटेल बात कर चुके हैं हम लोग, इसमें गोल्स स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रोडक्ट्स होंगे, किस तरह चलेंगे, स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या होंगे, वो सारी चीजें हमारे पास प्लानिंग में आती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट की कौन सी रिसोर्स देनी है, कौन से टास्क देने हैं, कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, सारी चीजें हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती हैं। थर्ड आ जाता है स्टाफिंग में। यहाँ पे एचआरएम बेसिकली सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे होता है कौन से स्टाफ, कौन से स्किल्स की जरूरत है, कितना एक्सपीरियंस की जरूरत है, कौन कौन से हमारे पास एजुकेशनल नॉलेज की जरूरत है, केएसएस बेसिकली नॉलेज के लिए एबिलिटीज, और कौन से स्टाफ को कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, तो ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स में आ जाता है। फोर्थ आता है लीडिंग। लीडिंग मोटिवेट करना, वो सारा लीड करना, बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। फिफ्थ है कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस चेक होता है, अगर कोई हमारे पास परफॉर्मेंस चेक हमारे सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता तो हम लोग वापस प्लानिंग में जाते हैं और प्लानिंग पे हम लोग फिर इसको रिफ्रेश कर रहे होते हैं या फिर रीप्लानिंग कर रहे होते हैं चीजों को। ये आगे चलते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेसेस। वो जो आपको अगर प्रोसेसेस एटीएसी वो अगर याद है पूरा फॉर्मूला तो इजीली सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे वही बात है, रिक्रूटमेंट, यहाँ पे मैं वहां पे बात की अक्वायर करना या रिक्रूट करना एक ही बात है। एटी ट्रेन करना उनको। थर्ड है अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में यहाँ पे एक बात करूंगा, कहीं पे क्या होता है क्वार्टरली होता है, कहीं पे सेमी एनुअली होता है, कहीं पे एनुअली होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनुअली पे काम कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। फोर्थ है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में सैलरीज डिसाइड होती हैं, आपके बेनिफिट्स डिसाइड होते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, या ये सारी चीजें आपके पास कॉम्पनसेशन में होता है। ओके, लेबर रिलेशंस कैसे होंगे, ये भी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। हेल्थ एंड सेफ्टी, पहले तो इतना ज्यादा हेल्थ एंड सेफ्टी फोकस नहीं किया जाता, लेकिन अब आप देखेंगे ना, जैसे ही आप वक्त के साथ साथ देख रहे हैं लेबर लॉज बन रहे हैं, लेबर्स का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, उनकी हेल्थ सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है, उनका वर्क एनवायरनमेंट पे बात करते हैं हम लोग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जाएंगे काम करने के लिए कहीं, तो आपको बार बार पीपीई का नाम सुनाई देगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, वाइल वर्किंग ऑन हाइट्स, या किसी डेंजरस जगह पे काम करें, वाइल वर्किंग ऑन एक्सट्रीम हीट, तो सबकी प्रिकॉशन देना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अभी हमारे पास ये चीज तो समझ आ जाती है कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मेन एसेट, तो हमने इसी अपने एसेट का ख्याल रखना है। जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट का ख्याल रखेंगी तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे काम कर सकेगी। फेयरनेस, लेबर रिलेशंस हो, कहीं पे इनइक्विटी कोई फील ना करे, किसी को आप ज्यादा दे रहे कम दे रहे, तो देयर मस्ट बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो भी हम लोग आगे बात करेंगे बहुत डिटेल में। पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजर जॉब। मैनेजर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजर की क्या जॉब है, मैं जो नीचे चीजें लिस्ट डाउन हुई हैं, आइदर अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीजें एक मैनेजर के भी अंडर हो सकती हैं, या फिर ये सारी चीजें अलग अलग मैनेजर्स के भी अंडर हो सकती हैं, तो या फिर डिपार्टमेंटल हेड, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की स्टेज वो क्या है, ऑर्गेनोग्राम क्या है। ओके, कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में बेसिकली देखते हैं कि कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, मैनेजर देखते हैं कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, कौन सी नॉलेज है, ये सारी किसी भी जॉब को एनालाइज करते हुए जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना, जॉब रोल देखना, तो उसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। सेकंड है प्लानिंग लेबर्स नीड एंड रिक्रूटमेंट जॉब कैंडिडेट्स, लेबर की क्या नीड्स हैं आपके पास और रिक्रूटमेंट किस तरह की जाएगी। थर्ड है सिलेक्टिंग जॉब कैंडिडेट्स, किस तरह सिलेक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू कौन कौन लेगा, कौन कौन से सवाल पूछने चाहिए और किस रोल के लिए आप ले रहे होते हो, सारी चीज कौन कौन। अच्छा, सिलेक्शन के ना बाकायदा टूल्स हैं, इसमें पूरा चैप्टर है, उसमें कौन कौन सी टूल्स होते हैं, तो वो टूल्स हम लोग देखेंगे उसमें।
ओरिएंटिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज, इस पे मैं बात कर चुका हूँ। ओरिएंटेशन न्यू एम्प्लॉयज को देते हैं, और ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जो कि आपको न्यू एम्प्लॉयज को देनी पड़ती है। मैं अगर आपको एविएशन की बात करूँ, क्योंकि मैं एविएशन का मेरा बैकग्राउंड है, तो हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग देते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इसलिए कि ह्यूमंस जो है ना, उनकी कुछ परफॉर्मेंस है और उनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि हम लोग कंटिन्यूअसली काम नहीं कर सकते, वी नीड ब्रेक्स, वी नीड रेस्ट, हॉलीडेज, हम लोग अपने फैमिली को टाइम देंगे, वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह। तो ये सारी हम लोग ह्यूमन फैक्टर्स में सिखा रहे होते हैं। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कुछ एम्प्लॉयज को दी जाती है, कुछ को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, तो न्यू एम्प्लॉयज को कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। मैनेजिंग वेजेस एंड सैलरीज, ये काम होता है आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स, ओके। अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, इससे थोड़ी मैं आपको बैकग्राउंड दे चुका हूँ। अप्रेजिंग परफॉर्मेंस बेसिकली क्या होता है, अगर मैं एनुअली बात करूं तो एनुअली क्या है, आपको मैनेजर बुला रहा होता है और आपसे सवाल पूछ रहा होता है, आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछता है कि पिछले साल ये हुआ या आपकी ये फीडबैक्स आए तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। वो अप्रेज करता है बेसिकली। आपको कुछ क्वेश्चन आंसरिंग सेशन भी होते हैं, नॉलेज चेक भी होता है आपके पास, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस। इसलिए भी हमारे पास पूरा चैप्टर, हर जो टॉपिक है ना उसमें हमारे पास पूरे पूरे चैप्टर्स है। कम्युनिकेटिंग, इंटरव्यू, काउंसलिंग या डिसिप्लिनिंग, ये सारी जो आपके पास मैनेजर की जॉब होती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग मैनेजर्स, मैनेजर्स को खुद भी ट्रेन करना पड़ता है, उनको भी डेवलप करना पड़ता है, ओके। बिल्डिंग एम्प्लॉय कमिटमेंट, एम्प्लॉय कमिटमेंट का ये मतलब है कि वी डू नॉट वांट आवर एम्प्लॉयज टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय को पहले आपने ट्रेन किया, आपने यहां तक पहुंचाया, ही नोज द कंपनी इन्वायरमेंट, ही नोज द कंपनी कल्चर। यू डोंट वांट कि आप नया कोई एम्प्लॉय हायर करें अगेन, उसको दोबारा ट्रेन करें, उसको दोबारा किसी सीनियर के साथ रखें, उसको दोबारा ऑर्गेनाइजेशन समझने में एक वक्त लगता है, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। तो आप इसीलिए एम्प्लॉय की कमिटमेंट रखते हो कि टर्नओवर रेशियो ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम हो। जहां पे ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ट्रीटिंग देयर एम्प्लॉयज करेक्टली, ओके। इसको बोलते हैं बिल्डिंग एम्प्लॉय कमिटमेंट। रोल ऑफ एचआरएम, एचआरएम बेसिकली जो मेन रोल है यहाँ पे, एक मैंने आपको क्रक्स दिया हुआ है, डिसीजन सच एज हुम टू हायर, आप किससे हायर करेंगे, मतलब कौन सी आप स्किल देख रहे हैं, कौन से नॉलेज, कौन सी एबिलिटीज देख रहे हैं, हुम टू हायर, व्हाट टू पे, इस जॉब के लिए, इस ग्रेड के लिए उसे कितना पे करना चाहिए। और यहां पे आपने क्या करना है, इससे इतना नहीं आपने बैठ के कमरे में सोच लिया, यू हैव टू सी योर कॉम्पिटिटर्स, आपने देखना है, एक तो इन्फ्लेशन रेट देखना है, इकोनॉमिक कंडीशंस देखनी होती है, अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू सी, देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू पे, व्हाट ट्रेनिंग टू ऑफर। जब आप सिलेक्शन करें तो उसको क्या, कौन सी इनिशियल ट्रेनिंग आपने उससे ऑफर करनी है। हाउ टू इवेल्यूएट परफॉर्मेंस, आपने जब परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करनी है, उनके अप्रेजल लेने हैं, तो आपने उनको किस तरह देखना है, क्या परफॉर्मेंस, कौन से सवाल पूछने हैं, कौन से स्किल सेट चेक करना है, वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं, ओके। ये सारी चीजें, जो चार चीजें मैंने बात की हैं, होम टू हायर, हु टू पे, क्या आपने ट्रेनिंग देनी है या परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरह देनी है, ये डायरेक्टली अफेक्ट एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अगर आप अच्छा पे कर रहे हैं एज कंपेयर टू योर मार्केट, और आप तो फिर और खुद ब खुद एम्प्लॉय बड़ा मोटिवेट हो जाता है। एंड एबिलिटी टू वर्क, जब उसे पता होता है ना, हाँ मुझे कंपनी इतना सपोर्ट कर रही है, मुझे इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं या ये सारी चीजें मुझे मिल रही हैं, तो एक एम्प्लॉय भी अच्छी तरह परफॉर्मेंस की एबिलिटी आप देखेंगे, वो विलिंगली परफॉर्म करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पर्सनल मिस्टेक्स, आप मैनेजर्स, ये नहीं है कि अच्छा ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट व्हाई इट केम इनटू बीइंग, या ये पूरा एक सब्जेक्ट हमारे पास क्यों बना है, इस पे स्पेशलाइजेशन हो रही है, पीएचडीज हो रही है पूरी पूरी, ये इसीलिए हुई है जब देखा गया कि इस ह्यूमन रिसोर्स में बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, इसीलिए ये एक अलग सब्जेक्ट बनाया गया, इस पे इतनी ज्यादा रिसर्च स्टडीज हुई हैं। मिस्टेक्स बेसिकली क्या क्या पर्सनल मिस्टेक्स मैनेजर्स ने की या मैनेजमेंट ने की हमारे पास, हायरिंग द रॉन्ग पर्सन। रॉन्ग पर्सन का मतलब है आप उनके पास वो स्किल सेट नहीं था, या फिर उसका लीगल जो था ना, पीछे उसने कोई क्राइम्स किए हुए थे, या वो लीगल टर्म से बड़ा बैड था, या उसका एक जो एटीट्यूड था वो बहुत बुरा था। आपने अगर ऐसा कोई बंदा हायर कर दिया, तो एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, हायरिंग का जो प्रोसेस है ना, दैट इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली प्रोसेस इन एचआरएम। तो हायर अ रॉन्ग पर्सन विल बी डिजास्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपीरियंस हाई टर्नओवर, देख रहे हैं एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, आप उनको कॉम्पनसेट नहीं कर रहे, उनकी आप ग्रीवेंसेस नहीं सुन रहे, उनकी शिकायत आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो हाई टर्नओवर रेशियो। पीपल नॉट हायरिंग डूइंग देयर बेस्ट, लोग अपना काम नहीं कर रहे, आप उनको बाकायदा बोलते हैं ना, जिससे आप उनकी स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे पूछ नहीं रहे, आप या उनको क्या पता ट्रेनिंग की जरूरत हो, या पता उनकी कोई पर्सनल इश्यूज हो,
ओके, वेस्ट टाइम विद यूजलेस इंटरव्यू, इतने ज्यादा इंटरव्यू रख लिए जिसकी जरूरत नहीं थी। हैव योर फर्म इन कोर्ट बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी एक्शंस। मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो हम देखते हैं यहाँ पे, लेकिन बात अनफॉर्चुनेटली, अगर मैं बात से बोलते ना, बात से बात निकलेगी और फिर आप नाराज हो जाएंगे। बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज हैं और अनफॉर्चुनेटली आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है हमारे पास, लेकिन खैर हमें तो सब्जेक्ट के लिहाज से बात करनी है। हैव योर फर्म साइटेड बाय ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लॉज फॉर अनसेफ प्रैक्टिसेस एंड एक्सीडेंट्स। पास में ऐसे बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स हुए जहां हमने देखा लेबर्स की जानें जा रही हैं, आपने उनको वो पीपीस प्रोवाइड नहीं किए, वहां पे आग लगी, आपने क्या, बल्दिया टाउन अगर मैं बात करूं, बल्दिया फैक्ट्री आप सबको पता है, वहां पे आग लगी और सारे जो वर्कर्स हैं वहां पे जल के राख हो गए थे। वहां पे हुआ क्या था, बेसिकली एग्जिट जो डोर है ना, किसी ने उसको लॉक कर दिया। वो फायर एग्जिट डोर हमेशा खोला होना चाहिए। द ओनली रीजन कि अगर इन केस ऑफ कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो तो लोग वहां से स्केप हो सके, और डोर्स भी इतनी क्वांटिटी नंबर ऑफ पीपल को देख के बनाए जाते हैं। इन्होंने क्या किया, लॉक कर दिए थे। एज पर वन रिसर्च, या मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था इस चीज पे, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अब इसीलिए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम हमारे पास बहुत ज्यादा एक चैप्टर बन चुका है, एक बहुत बड़ी रिसर्च टॉपिक बन चुका है हमारे पास एचआरएम में। तो अनसेफ प्रैक्टिसेस, आपने उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी। हैव सम एम्प्लॉयज थिंक दैट देयर सैलरीज आर अनफेयर एंड इनइक्विटेबल रिलेशन टू अदर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। इनइक्विटी इश्यूज हमने मैनेजमेंट में पढ़ा कि एचआरएम को यहाँ पे देखना चाहिए कि अगर किसी पास सेम स्किल सेट्स हैं या ज्यादा है तो आपने अकॉर्डिंगली उनको वैसे कॉम्पनसेशन देनी है। अलाउ अ लैक ऑफ ट्रेनिंग टू अंडरमाइन योर डिपार्टमेंट्स इफेक्टिवनेस। आप आज भी ना बहुत लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को बहुत टाइम वेस्टेज समझते हैं। मैनेजर्स अगर करवाते भी हैं तो फिर वो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है इस वजह से करवा रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो उन्होंने क्या, जिन मैनेजर्स ने ट्रेनिंग की वो बोलते कदर नहीं की, वो भी एक मिस्टेक है हमारे पास। कमिट एंड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। ओके, द बेसिक एचआर कॉन्सेप्ट्स, अगेन ह्यूमन रिसोर्स, अगर आप सही तरह हायर करेंगे, प्रॉपर राइट पर्सन ऑन द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, अगर वो आपने हायर कर लिए तब आप रिजल्ट्स लेंगे, अदरवाइज आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप प्लानिंग फेज में कर चुके हैं। तो बेसिकली हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, द बॉटम लाइन ऑफ मैनेजिंग गेटिंग रिजल्ट्स बाय प्रॉपर पीपल, ठीक है, उनके पास वो प्रॉपर स्किल्स हो। HR creates value by engaging activities that produce employee behaviors that the organization needs to achieve their strategic goals। वो सारी वही इंग्लिश में बात की जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन नीड्स तभी फुलफिल होंगी जब आप अकॉर्डिंगली वैसे लोग लाएंगे। जो आपकी प्लानिंग है उसके इन लाइन होंगी आपके पास वही ह्यूमन सेट्स और ह्यूमन स्किल्स। सिर्फ हेड काउंट करना नहीं होता, सब कुछ प्रॉपर इस पे वर्किंग करनी होती है। लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट्स ऑफ एचआरएम। सबसे पहले अथॉरिटी की बात करते हैं। अथॉरिटी, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं तुम्हें डायरेक्ट कर सकता हूं, तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें ऑर्डर कर सकता हूं, मैं तुम्हें ये बता सकता हूं तुम्हें किस टाइम पे क्या काम करना है, तो ये अथॉरिटी है। ठीक है, एक लीगल अथॉरिटी होती है ना, लीगल पावर इज नोन एज अथॉरिटी, आसान अल्फाजों में। ओके, मैं हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। द राइट टू मेक डिसीजंस, डायरेक्ट अदर वर्क, गिव ऑर्डर्स इज नोन एज अथॉरिटी। नाउ हम बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी। ये अब तीनों अथॉरिटी एक मैनेजर के पास भी हो सकता है तीनों अथॉरिटी अलग अलग मैनेजर के पास भी हो, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर उनके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के। लाइन अथॉरिटी की अगर बात करें, ये एचआर मैनेजर के पास होती है, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ पीपल इन हिज और हर ओन डिपार्टमेंट। जब एचआर मैनेजर अपने ही डिपार्टमेंट में लोगों को डायरेक्ट करता है, क्या आपने काम करने हैं, उनको डायरेक्शन शो करता है, उनको अब डिसीजंस ले रहा होता है अपने डिपार्टमेंट में, उसको बोलते हैं लाइन अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी है, स्टाफ अथॉरिटी ये भी एचआर में, टू एडवाइज अदर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज। ये यहाँ पे होता है दूसरे मैनेजर्स को कोई एडवाइस देना या एम्प्लॉयज को कोई एडवाइस देना। आप देखेंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो एचआर नोटिस आते हैं आपके पास, वो बेसिकली क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। किसी के पास एचआर की तरफ से मेल्स आ जाती हैं, कोई नई चीज होती है, वो आपके पास बेसिकली डायरेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को, आपके काम को। थर्ड है फंक्शनल अथॉरिटी, ये भी एचआर मैनेजर की अथॉरिटी है। तो एज कोऑर्डिनेटर ऑफ पर्सनल एक्टिविटीज, बेसिकली क्या होता है, फंक्शनल अथॉरिटी में एक एडिशनल कोई फंक्शन होता है या
मैं इधर आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे पहले दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, नॉट लिमिटेड टू सर्टेन डिपार्टमेंट बट होल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल इमार में काम कर रहा हूँ, तो वो एक इवेंट प्लान कर रहे हैं, ठीक है, इवेंट प्लान कर रहे हैं। अब ये तो एक एडिशनल है ना, एक फंक्शनल है कि हमारे पास बहुत बड़ा इवेंट है जहां पे दूसरे इन्वेस्टर्स आएंगे। मैंने यहाँ पे क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, यहाँ पे भी एक एचआर मैनेजर को बता दिया। अब आपने लोगों को इस तरह तैयार करना है या उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी कि इस इवेंट में उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। दैट इज द फंक्शनल अथॉरिटी। ये एक एडिशनल अथॉरिटी होती है, क्योंकि वो इवेंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पे बहुत बड़े बड़े एक इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो फंक्शनल अथॉरिटी इस कैन बी एडिशनल अथॉरिटी, या किसी की पर्सनल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, वो भी आपके पास फंक्शनल अथॉरिटी में आ जाता है। अब इससे क्या, अगर इवेंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इवेंट कामयाब होगा फिर तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो जाएगा। और अगर इवेंट में आपके एचआर की तरफ से कोई मिस्टेक्स हो गई, आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, वहां पे प्रॉपर आपकी एचआर ने परफॉर्म नहीं, वो आपके ह्यूमन रिसोर्स ने परफॉर्म नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये बहुत बड़ा आपके पास नुकसान भी हो सकता है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है एचआर मैनेजर का। ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, मैंने आपको पहली स्लाइड में एक बात बताई थी कि जितनी मैंने आपको बताई ये चीजें एचआरएम में आती हैं, उनके स्पेशलिस्ट की जॉब आती हैं। वही बात आपके पास है रिक्रूटर, जो रिक्रूटमेंट कर रहा होता है। ईईओ, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ईईओ स्टैंड फॉर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कोऑर्डिनेटर जो होता है। जॉब एनालिस्ट, जो जॉब एनालिसिस कर रहा होता है। कॉम्पनसेशन मैनेजर, वो देख रहा होता है। ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट और लेबर रिलेशन स्पेशलिस्ट, ये सारी चीजें स्पेशलिस्ट भी आ जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पे क्रक्स है, एक समरी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, वो जो ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस हैं, जब वो मैच हो जाए इस एम्प्लॉय स्किल्स और परफॉर्मेंस के साथ, तो आपके पास क्या है, यू कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज स्ट्रेटेजिक गोल्स। आपने जो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस बनाई है, अकॉर्डिंगली आपने उसी स्किल सेट और उसी परफॉर्मेंस लेवल के लोगों को हायर किया। जब ये दोनों इनलाइन हो जाए, तो आपके पास कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव हो सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम क्या है, बेसिकली जब आपके सारे डिपार्टमेंट एचआर के एक तो इंटरकनेक्टेड होते हैं, हमें पता है, और दूसरा ये कि सारे अपने अपनी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह फुलफिल करें, तो एक हमारे पास सिस्टम बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। इसमें क्या है, जब हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम बन जाए तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है ओवरऑल। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिक्रूटमेंट, स्क्रीनिंग, हायरिंग सारी इफेक्टिवली कर रहे हैं। ट्रेनिंग बहुत अच्छी दे रहे होते हैं यहाँ पे। हायर वेजेस, क्योंकि हायर वेजेस देने का मकसद है, एक तो पर्सनल उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल होती है, दूसरा वो अकॉर्डिंगली विलिंगली परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्रोवाइडिंग अ सेफर वर्क एनवायरनमेंट, जब मुझे पता है कि मैं सेफ हूं, जहां मेरी फैमिली को पता है मैं सेफ हूं, प्रॉपर वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, तब भी आपके पास हाई परफॉर्मेंस वर्क एनवायरनमेंट बनता है। लिंकिंग पे टू परफॉर्मेंस, जो मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का काम कर रहा हूं, तो मेरी परफॉर्मेंस, मेरी पे वैसी हो, तो पे और परफॉर्मेंस को लिंक करना बहुत जरूरी होता है। कैसे लिंक करते हैं वो आगे जाके हम लोग स्लाइड्स पे देखेंगे। एविडेंस बेस्ड एचआरएम, अब देखें मैं यहां पे बात करता हूं कि डिसीजन मेकिंग की। यहां पे सबसे पहले ये देख लेते हैं, प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर एचआरएम डिसीजन मेकिंग। अब एचआरएम ने अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो वो कैसे लेता है। उधर हमारे पास तीन ऑप्शन हो जाता है एचआरएम के पास, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास। या तो एक्चुअल मेजरमेंट, आपने अगर कोई चीज ऑब्जर्व की है, कोई इंटरव्यू लिया है, कोई क्वेश्चन बांटे, या तो आपने जो एक्चुअल मेजरमेंट देखी है, या खुद आपने देखा कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट्स वगैरह देखे आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके आपने क्या है, एक्चुअल मेजरमेंट से आप या तो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है एग्जिस्टिंग डाटा, आपने पास्ट इवेंट देखा ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कोई एक्सीडेंट्स के ट्रेंड्स हैं, या फिर कोई टर्नओवर के ट्रेंड्स हैं, या फिर कोई कॉम्पनसेशन, वो आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग डाटा, या फिर आप उनको देखते हुए, एग्जिस्टिंग डाटा को देखते हुए आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। थर्ड है रिसर्च स्टडीज, ठीक है, यहाँ पे आप रिसर्च स्टडीज की हेल्प लेते हुए, किसी केस स्टडीज को देखते हुए, या अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज हुई, उन्होंने क्या डिसीजन दिया, रिसर्च प्रॉपर आपने रिसर्च करनी है, तो रिसर्च स्टडीज की हेल्प से भी आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो किसी भी एचआरएम के पास, मैनेजर्स के पास तीन तरीके होते हैं डिसीजन मेकिंग के, जो मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, यहां पे हमारी ये स्लाइड, ये वाला टॉपिक खत्म होता है। मैं यहां पे एक बात पहले करना चाहूंगा कि ये जितनी स्लाइड्स है ना, जो मैं आपको ये चीजें बताता हूं, ये हेडिंग्स बनाए, आप इसकी हेडिंग्स बनाए, और बाकी तो यू गाइज आर फेयर इनफ कि आप ऐसे के पेपर की तैयारी करें, इंग्लिश तो आपकी इतनी है ही, तो आप बिजनेस लैंग्वेज थोड़ी इस्तेमाल करें। जब आप रीडिंग करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा बिजनेस लैंग्वेज में आपने कुछ बिजनेस टर्मिनोलॉजीज यूज करनी होती हैं।
ये हेडिंग्स लिखें, इसके नीचे 2-3 लाइंस लिख लें। ट्रस्ट मी, आप लोगों का सवाल इतना अच्छा बन जाता है, इतना इतना अच्छी आंसर शीट बन जाती है। प्लस एक और चीज यहां पे मैं आपको बात करना चाहूंगा कि जो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है पेपर अटेम्प्टिंग की, तो पेपर अटेम्प्टिंग में देखिए फ्लो चार्ट्स किस तरह आप बना सकते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट्स या आप किस तरह आप डायग्राम बना सकते हैं, लाइंस कहां पे बनानी है, चीजें कैसे आपने बनानी है डायग्राम, तो वो चीजें भी प्लीज आप यहां पे देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप अपनी कॉपी देखेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा मजा आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फंक्शंस ऑफ एचआरएम, इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और फंक्शंस ऑफ एचआरएम थोड़ा छोटा चैप्टर है, लेकिन और वो वैसे भी सब टॉपिक आता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।